वर्ल्ड वॉर 3 को होने से अब रोक पाना मुश्किल होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट विश्व युद्ध का मैदान बनने वाला है। सीरिया में जो हालात बन रहे हैं उसके बाद यह तस्वीर और साफ होती जा रही है। इसकी एक वजह वो बड़े देश हैं जो सीरिया के बहाने एक दूसरे के आमने सामने आने को तैयार बैठे हैं। दुनिया जिस वर्ल्ड वॉर 3 के शुरू होने का डर, भय, खौफ रूस यूक्रेन युद्ध से जता रही थी, वो डर, वो भय, वो खौफ सीरिया पहुंच गया है। सीरिया गृहयुद्ध की आग में जल रहा है, झुलस रहा है, सुलग रहा है और अब कई देश इस आग को और ताप देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद सीरिया से वर्ल्ड वॉर 3 के आरंभ होने की आशंका जताई जा रही है। आठ साल बाद एक बार फिर सीरिया में जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर इस आशंका को हवा मिलती है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने अलेप्पो शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। विद्रोही गुटों ने बुधवार को अपने हमले शुरू किए थे। शनिवार तक आसपास के गांव पर कब्जा करते हुए लड़ाकों ने अलेप्पो का बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद सीरियाई सेना को अपनी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा। हमले में कई सैनिकों की मौत भी हो गई। विद्रोहियों ने एयरपोर्ट के साथ शहर के सभी मुख्य इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी तस्वीरें सीरिया से लगातार सामने आ रही हैं। साल 2016 में असद की सेना ने इन विद्रोहियों को अलेप्पो से खदेड़ दिया था, लेकिन अब 8 साल बाद यहां वापस विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। हालांकि अलेप्पो के उत्तरी हिस्से के कुछ इलाकों में अभी भी सीरियाई सेना और ईरानी मिलिशिया का कंट्रोल है। सीरिया में तहरीर अल शाम के इन हमलों ने मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है। इजराइल पहले ही गाजा और लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और अब जंग का नया फ्रंट खुलने के बाद सबका फोकस सीरिया की तरफ चला गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है, सीरिया में कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किसके खिलाफ। अलेप्पो पर कब्जे के बाद विद्रोही लड़ाकों ने सड़कों पर हवाई फायर कर आम नागरिकों को घर के अंदर ही रहने के आदेश दिए हैं। अलेप्पो में कब्जे के बाद लड़ाके दक्षिण में हामा प्रांत की तरफ बढ़ गए हैं। उत्तरी और सेंट्रल हामा के 4 कस्बों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। अलेप्पो के कुछ इलाकों पर कुर्दिश लड़ाकों ने भी कब्जा कर लिया है। पिछले हफ्ते तक जो इलाके असद की सेना के कंट्रोल में थे, उनमें से कुछ इलाकों पर अब कुर्द लड़ाकों का कब्जा है। इस बीच रूस सीरियाई सरकार की मदद के लिए आगे आ गया है। रूस ने दक्षिण की तरफ बढ़ रहे विद्रोहियों को रोकने के लिए सीरिया में कई हवाई हमले किए हैं। रूस ने इदलिब और हमा के ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाया। सीरिया में रूस के 7,000 सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा रूस के लगभग 132 मिलिट्री पोस्ट सीरिया में मौजूद हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 4 सैन्य बेस हैं। खिमीमिम एयर बेस, जहां रूस का मुख्य हवाई अड्डा है। टार्टस नेवल फैसिलिटी, ये रूस के समुद्री ऑपरेशन के लिए जरूरी है। तियास मिलिट्री एयरबेस, इसे सीरिया में एक और महत्वपूर्ण हवाई अड्डा माना जाता है। और शायरात एयरबेस, ये भी एक सक्रिय सैन्य आधार है जहां रूसी सैनिक तैनात हैं। बशर अल असद को बचाने के लिए पुतिन फुल फोर्स से हमले शुरू कर चुके हैं, जिसके साथ ही तुर्की और सुपर पावर अमेरिका का बारूदी बैटल ग्राउंड में आना तय हो चुका है। इसके बाद ईरान और इजराइल का नंबर है, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 पक्का। पूरा दामोदार जो है इस लड़ाई को वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होने के लिए इसका जो है ईरान के ऊपर है। ईरान अभी भी सुधर जाए तो सारी बातें ठीक हो जाएगी, नहीं तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब आना है फरवरी में एज प्रेसिडेंट यूएसए, उन्होंने साफ कह दिया हुआ है कि ईरान को वो सीधा करने के लिए उनके पास बहुत नुक्ते हैं। तो इसीलिए
अच्छा ये होगा कि सारी दुनिया को बचाने के लिए ईरान मान जाए और ये अपने जो प्रॉक्सी रेबल्स हैं, जो प्रॉक्सी इसने खड़ी की हुई हैं, उनको मना ले और बंद कर दे। सीरिया के अखाड़े में तुर्की का नुसरा फ्रंट विद्रोही लड़ाकों को शह दे रहा है। इसे अब हयात तहरीर अल शाम कहते हैं, जो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से युद्ध लड़ रहा है। उधर ईरान, इराक और अरब देशों के मिलिशिया फाइटर ग्रुप बशर अल असद के समर्थन में युद्ध में कूदने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं इस्राइल सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ हमले कर रहा है, जो बशर अल असद के समर्थक है। इजराइल की खातिर अमेरिका भी इस वॉर जोन में है और नाटो सदस्य तुर्की को भी सुपर पावर का फुल सपोर्ट है। इसको इस तरह समझना होगा, एक तरफ सीरिया सरकार रूस, ईरान, इराक, हिजबुल्लाह है, तो दूसरी तरफ हयात तहरीर अल शाम, अमेरिका, इजराइल, तुर्की। ये खेमेबंदी कुछ कुछ हिजबुल्लाह और हमास जंग के जैसी है। फर्क बस इतना है, सीरिया में अमेरिका और रूस का डायरेक्ट दखल है, यानी जो टकराव यूक्रेन युद्ध में टल गया वो अब फाइनल स्टेज तक पहुंच गया है। इसी तरह यहाँ ईरान और इजराइल भी डायरेक्ट आमने सामने हैं। सीरिया जो है एक कड़ी है, एक आप कह लीजिए पॉन है, जो सही मायने में है। पीछे उसके ईरान है, ईरान के साथ में जो उसके बाकी प्रॉक्सीज हैं वो हैं, और वो सारी की सारी जो है इजराइल के खिलाफ है। इजराइल अभी जब हिजबुल्लाह के सीज फायर से पहले 6 फ्रंट वॉर लड़ रहा था, अब 5 फ्रंट है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है ये बहुत जल्दी एस्केलेट हो सकती है अगर ईरान जो है अपनी ये कारस्तानियों में को रोके ना। बशर अल असद अरब वर्ल्ड में ईरान और रूस के सबसे भरोसेमंद लीडर हैं, जो कभी अमेरिका के आगे झुके नहीं। न ही तुर्की के एर्दोआन को बशर अल असद ने ज्यादा तवज्जो दी है। साल 2020 में तुर्की और रूस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद सीरिया के उत्तर पश्चिम में लड़ाई रुक गई थी। लेकिन रूस को युद्ध में फंसा देख अब तुर्की ने अपना दांव चल दिया है। उधर ईरान को इजराइल का ध्यान हिजबुल्लाह से हटाकर सीरिया में लगाने का मौका मिल गया है। ऐसे में सीरिया अगर विश्व युद्ध का नया मैदान बनता है तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। मिडिल ईस्ट पहले ही दो जंग झेल रहा है। इजराइल, लेबनान और गाजा आपस में युद्ध में उलझे हुए हैं। अब मुस्लिम देश सीरिया में इस्लामिक जिहादी ग्रुप तहरीर अल शाम ने जंग का एक और मोर्चा शुरू कर दिया है। इस संगठन का पूरा नाम हयात तहरीर अल शाम है। ये 2011 में अल कायदा से जुड़े समूह जमात अल नुसरा के रूप में उभरा था। इस समूह को बनाने में तथाकथित इस्लामिक स्टेट के पूर्व नेता अबू बकर अल बगदादी की भी भूमिका थी। ये आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं, जो हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, वॉल के ऊपर दिखा रहे हैं। तहरीर अल शाम 2011 में अल कायदा से जुड़े समूह जमात अल नुसरा के रूप में उभरा। आईएस के पूर्व नेता अबू बकर अल बगदादी भी इसको बनाने में उनकी पूरी अहम भूमिका थी। राष्ट्रपति बशर अल असद का सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी है। 2016 में अल जोलानी ने अल कायदा से संबंध तोड़े थे। तहरीर अल शाम की स्थापना के लिए आतंकी समूहों से गठबंधन। हयात तहरीर अल शाम का लक्ष्य आतंक फैलाना नहीं, सीरिया में कट्टरपंथी धार्मिक सरकार को स्थापित करना। 2011 में अलकायदा से जुड़े समूह जमात अल नुसरा के रूप में उभरा। तो ये देखा आपने, मैंने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाया। आपने देखा कि किस तरह से जो सीरिया के अंदर जो वॉर चल रही है उसकी किस तरह से ये तस्वीर थी। 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद यह संघर्ष और भी बढ़ता चला गया। इस बीच सीरिया में आतंकवादी संगठन आईसिस ने भी पैर पसार लिए थे। 2020 के सीज फायर समझौते के बाद यहां सिर्फ छिटपुट झड़प ही हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1 दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा
लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। दुनिया में छिड़ी जंग का कुछ देशों को फायदा भी खूब हो रहा है। रूस यूक्रेन के बीच पिछले करीब 3 साल से जंग जारी है, तो वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल 1 साल से ज्यादा वक्त से हमास और हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। इस दौरान हथियार बेचने वालों की चांदी हो रही है। वैश्विक स्तर पर हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के मुताबिक अमेरिकी कंपनियों की बिक्री में पिछले साल 2.5% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका अब भी दुनिया के हथियारों के कारोबार में 50% की हिस्सेदारी रखता है। दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में 41 अमेरिकी हथियार कंपनियां शामिल हैं। जी हां, वहीं 2 रूसी कंपनियों की बिक्री में 40% की बढ़ोतरी हुई है। गाजा में इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हथियारों की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी हो गई है। रैंकिंग में यह भी पता चला है कि इजरायली निर्माताओं ने $13.6 बिलियन की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। इन जंगों का टर्की की कंपनियों को भी फायदा मिला है।